एक राजा था। उसने अपना सारा सोना जुटाया, सिर्फ इसलिए कि वो एक इंसान को बुला सके। वो इंसान था एक विद्वान, एक भिक्षु, एक गुरु। राजा ने संदेश भेजा। गुरु ने मना कर दिया। राजा खुद निकल पड़ा। रास्ते में पकड़ा गया, कैद हुआ। दुश्मन ने कहा, अपना जितना वजन है उतना सोना दो, तभी छूटोगे। राजा ने अपने भतीजे को संदेश भिजवाया, वो सोना उस गुरु को बुलाने में लगाना, मेरी जान की चिंता मत करो। वो गुरु कौन था? उसका नाम था अतीश दीपंकर। और वो जहां से आया था, वो जगह थी विक्रमशिला, बिहार का वो विश्वविद्यालय जिसने तिब्बत का इतिहास बदल दिया, जिसके बारे में आज कोई बात नहीं करता। आज हम उसी जगह जाएंगे। दोस्तों, जब भी प्राचीन भारत के विश्वविद्यालयों की बात होती है तो एक नाम सबसे पहले आता है, नालंदा। और वो सही भी है। नालंदा महान था, है, रहेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्राचीन बिहार में सिर्फ नालंदा नहीं था? बिहार में थे कई महाविहार, नालंदा, विक्रमशिला, औदंतपुरी, तेलहारा। इनमें से विक्रमशिला को कहा जाता था भारत का दूसरा सबसे महान बौद्ध विश्वविद्यालय। और जो लोग इसे जानते हैं वो कहते हैं कि एक मायने में यह नालंदा से भी आगे था। वो मायना था विशेषज्ञता। नालंदा एक विशाल ओशन था, सब कुछ पढ़ाता था। विक्रमशिला था एक गहरी नदी जो एक खास दिशा में बहती थी। और वो दिशा थी वज्रयान बौद्ध धर्म, तंत्र और उच्च दर्शन। विक्रमशिला आज बिहार के भागलपुर जिले में है, पटना से लगभग 310 किलोमीटर। एंटीचाक गांव के पास, कहलगांव से सिर्फ 13 किलोमीटर। और सबसे खास बात, यह गंगा नदी के किनारे एक टीले पर स्थित है। जब आप वहां पहुंचते हैं और नीचे गंगा बहती दिखती है और ऊपर लाल ईंटों के खंडहर चमकते हैं, तो समझ आता है कि यहां कुछ बहुत खास था। इस जगह को ढूंढने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। यहां नालंदा जैसी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई बड़े साइने बोर्ड नहीं, कोई कैफे नहीं। लेकिन यही तो है इसकी खूबसूरती। ये वो जगह है जहां सिर्फ असली इतिहास प्रेमी पहुंचते हैं। दोस्तों, अब थोड़ा पीछे चलते हैं। 8वीं शताब्दी में भारत में तब पाल वंश का राज्य था। बंगाल और बिहार में पाल राजा बौद्ध थे और वो बौद्ध शिक्षा के सबसे बड़े संरक्षक थे। इस वंश के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक था धर्मपाल। धर्मपाल ने 783 से 820 ईस्वी तक राज किया। वो एक विजनरी था। उसने देखा कि नालंदा अब पुराना हो रहा है, वहां स्कॉलरशिप की क्वालिटी में थोड़ी कमी आ रही है। तंत्र और उच्च बौद्ध दर्शन के लिए एक नए स्पेशलाइज्ड केंद्र की जरूरत है। तो उसने एक नया विश्वविद्यालय बनाने का फैसला किया और उसने वो जगह चुनी, गंगा के किनारे, जहां हवा साफ थी, जहां प्रकृति शांत थी, जहां एक टीले पर ध्यान लगाने के लिए परफेक्ट माहौल था। उस विश्वविद्यालय का नाम रखा विक्रमशिला। नाम के बारे में एक दिलचस्प बात है। विक्रम का अर्थ है शक्ति, वीरता। शिला का अर्थ है पत्थर, चट्टान, यानी शक्तिशाली पत्थर जैसी नींव पर बना विद्या का केंद्र। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह नाम किसी पुराने स्थानीय नाम से आया। कुछ कहते हैं यह एक उपाधि थी। लेकिन जो भी हो, इस नाम ने इतिहास में अपनी जगह बना ली। विक्रमशिला सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं था, यह था एक महाविहार, एक विशाल मठ विश्वविद्यालय। यहां 108 शिक्षक थे और लगभग 1000 छात्र। नालंदा से संख्या में कम, लेकिन गुणवत्ता में बेजोड़। क्योंकि यहां आना आसान नहीं था। यहां हर शिक्षक को एक कठिन परीक्षा पास करनी होती थी, तब उसे पढ़ाने की अनुमति मिलती थी। और इस पूरे विश्वविद्यालय की एक अनोखी व्यवस्था थी। दोस्तों, द्वारपाल। विक्रमशिला में प्रवेश पाना यह कोई साधारण बात नहीं थी। इस विश्वविद्यालय के 6 द्वार थे, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और 2 मध्य द्वार। हर द्वार पर एक द्वार पंडित बैठता था, यानी एक अत्यंत विद्वान व्यक्ति जो उस द्वार का रक्षक था। कोई भी छात्र या विद्वान जो विक्रमशिला में प्रवेश करना चाहता था, उसे पहले इन द्वार पंडितों से शास्त्रार्थ करना होता था, यानी बहस, ज्ञान की परीक्षा। अगर वो जीत गया तो प्रवेश, अगर हार गया तो वापस। जरा सोचिए, यह कितना कठिन था। चीन, तिब्बत, नेपाल से हजारों किलोमीटर चलकर आए छात्र महीनों की यात्रा के बाद पहुंचे और पहले उन्हें एक परीक्षा देनी थी। यह था विक्रमशिला का स्तर।
इतिहासकार सुकुमार दत्त के अनुसार विक्रमशिला में एक स्पष्ट हायरार्की थी। सबसे ऊपर था कुलपति, वाइस चांसलर जैसा, उसके नीचे महापंडित, फिर छह द्वार पंडित और उनके नीचे मैकेन अध्यापक। और इस पूरे तंत्र को चलाते थे राजा धर्मपाल और उनके उत्तराधिकारी। एक पंक्ति में कहें तो यह दुनिया का सबसे ऑर्गेनाइज्ड विश्वविद्यालय था अपने समय में। यहां क्या पढ़ाया जाता था? वज्रयान बौद्ध धर्म। यह इसकी स्पेशलिटी थी। तंत्र, गूढ़ ध्यान और साधना, विज्ञान दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी, व्याकरण, ग्रामर, तर्कशास्त्र, लॉजिक, अधिभौतिकी, मेटाफिजिक्स, ज्योतिष, एस्ट्रोनॉमी। और यह सब सिखाने के लिए यहां आते थे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विद्वान। दोस्तों, अब आते हैं उस इंसान पर जो विक्रमशिला की सबसे बड़ी विरासत है, अतीश दीपंकर श्रीज्ञान। वो 982 ईस्वी में बंगाल में पैदा हुए, एक राज परिवार में। उनका असली नाम था चंद्रगर्भ। बचपन से ही असाधारण बुद्धि के धनी थे। माता पिता चाहते थे कि वो राजा बने, लेकिन उन्हें बुलाहट थी ज्ञान की। वो घर छोड़कर निकल पड़े। उन्होंने 150 से अधिक गुरुओं से ज्ञान लिया। फिर वो सुमात्रा गए, इंडोनेशिया। वहां एक महान गुरु धर्म कीर्ति से 12 साल तक बोधिचित्त की शिक्षा ली, और जब वो भारत वापस आए तो उन्हें विक्रमशिला का आचार्य बनाया गया। कुलपति। अब याद करते हैं वो कहानी जो मैंने शुरू में सुनाई थी। तिब्बत में बौद्ध धर्म पर संकट था। राजा ल्हा लामा येशेओड चाहते थे कि अतीश दीपंकर तिब्बत आई और वहां बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित करें। उन्होंने संदेश भेजा। अतीश ने मना कर दिया। विक्रमशिला में उनकी जिम्मेदारियां थीं। राजा खुद सोना लेकर निकले। रास्ते में उन्हें एक दुश्मन राजा ने पकड़ लिया। शर्त रखी, राजा के वजन के बराबर सोना दो, तभी मुक्ति। राजा ने अपने भतीजे जांगचुप ओड को संदेश भेजा, वो सोना अतीश को बुलाने में लगाओ, मेरी जान से ज्यादा जरूरी है तिब्बत में धर्म की रक्षा। यह सुनकर अतीश का दिल भर आया। उन्होंने देवी तारा से पूछा, जाऊं या ना जाऊं? और उत्तर मिला, जाओ। अतीश 1040 ईस्वी में तिब्बत पहुंचे। वहां उन्होंने लिखी बोधिपत प्रदीप, ज्ञान के मार्ग का दीपक। यह सिर्फ 66 श्लोकों की छोटी सी पुस्तक थी, लेकिन इसने तिब्बती बौद्ध धर्म की नींव रख दी। आज दुनिया के हर तिब्बती बौद्ध मठ में इस किताब का अध्ययन होता है। दलाई लामा की परंपरा, जो आज लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है, उसकी जड़ें हैं विक्रमशिला में। दोस्तों, यह सोचकर मेरी रूह कांप जाती है। भागलपुर जिले के एक छोटे से टीले पर जो विश्वविद्यालय था, उसने तिब्बत का धार्मिक इतिहास लिख दिया। और आज उस जगह के बारे में कितने लोगों को पता है? दोस्तों, अब चलते हैं खंडहरों के अंदर, और जो देखेंगे वो आपको हैरान कर देगा। विक्रमशिला का मुख्य मठ था एक विशाल वर्गाकार ढांचा। हर भुजा की लंबाई थी 330 मीटर, यानी एक एक तरफ 330 मीटर। इस वर्गाकार मठ के चारों तरफ थे 208 कक्ष, हर तरफ 52। इन कक्षों में रहते थे भिक्षु और छात्र। हर कक्ष एक साझा बरामदे पर खुलता था, और कुछ कक्षों के नीचे थे भूमिगत कक्ष, ईंटों के बने मेहराबदार कमरे। इनका उपयोग होता था एकांत ध्यान के लिए, जहां कोई भिक्षु अंधेरे में बैठकर घंटों, दिनों, हफ्तों तक ध्यान लगाता था। और इस पूरे वर्गाकार मठ के बीचों बीच था विक्रमशिला का मुख्य स्तूप। यह स्तूप था क्रूसीफॉर्म आकार का, यानी क्रॉस के आकार का। इस डिजाइन में चारों दिशाओं में सीढ़ियां थीं। हर तरफ से ऊपर चढ़ा जा सकता था। यह स्तूप पे पूजा का केंद्र था। यहां भिक्षु और छात्र हर दिन आते थे। और इस मुख्य स्तूप के चारों तरफ थे 108 छोटे छोटे स्तूप। 108 बौद्ध और हिंदू दोनों परंपराओं में पवित्र संख्या। इन 108 स्तूपों को कहते थे वोटिव स्तूप, यानी मन्नत के स्तूप। आज भी खुदाई में इनके अवशेष मिलते हैं। इसके अलावा मिले हैं पुस्तकालय भवन, जहां पांडुलिपियां सुरक्षित रखी जाती थीं, व्याख्यान कक्ष, जहां शिक्षक पढ़ाते थे, खुले आंगन, जहां शास्त्रार्थ होते थे, कुएं जल व्यवस्था के लिए। पूरी एक्सकावेशन अभी भी जारी है। ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आज भी यहां काम कर रही है।
यानी विक्रमशिला की कहानी अब भी पूरी नहीं हुई। 1193 ईस्वी, बख्तियार खिलजी, वही तुर्क आक्रमणकारी जिसने नालंदा को तबाह किया था, वो बिहार में था। उसकी नजर पड़ी एक ऊंचे टीले पर जहां विशाल दीवारें थीं, ऊंचे ढांचे थे। उसे लगा ये कोई किला है। उसने हमला कर दिया। जब वो अंदर घुसा तो उसने देखा कि यहां तो कोई सैनिक नहीं, सिर्फ भिक्षु हैं, किताबें हैं, पांडुलिपियां हैं। लेकिन उसने रुकने की जरूरत नहीं समझी। उसने आग लगा दी, भिक्षुओं को मार डाला। जो बच सके वो भाग गए। और इस तरह सदियों का ज्ञान, सैकड़ों विद्वानों की मेहनत, अतीश दीपंकर जैसे महान लोगों की विरासत एक रात में राख हो गई। एक तिब्बती यात्री धर्मस्वामिन ने इस घटना के बाद यहां की यात्रा की। उन्होंने लिखा कि जब वो पहुंचे थी तो यहां सन्नाटा था। जहां कभी 1000 छात्रों की आवाजें गूंजती थीं, वहां सिर्फ हवा थी। जहां कभी दीप जलते थे, वहां सिर्फ अंधेरा था। यह सिर्फ एक इमारत का नाश नहीं था, यह था एक सभ्यता का घाव, एक ऐसा घाव जो आज भी भरा नहीं है। दोस्तों, विक्रमशिला 1193 के बाद धीरे धीरे मिट्टी में दब गया। सदियां बीती, लोग भूल गए। जिस जगह पर 1000 विद्यार्थी पढ़ते थे, वहां एक छोटा सा गांव बस गया। नाम पड़ा एंटीचाक। गांव वाले जानते थे कि यहां कुछ पुराना है, लेकिन क्या, ये किसी को नहीं पता था। फिर आए पटना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बीपी सिन्हा। 1960 से 1969 तक उन्होंने यहां खुदाई शुरू की और मिट्टी के नीचे से निकलने लगीं ईंटें, स्तूप, कक्ष, मूर्तियां। इसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने काम संभाला 1972 से 1982 तक। और अब तक जो मिला है वो अद्भुत है। विशाल क्रूसीफॉर्म स्तूप के अवशेष, 208 कक्ष की रूपरेखा, बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियां, टेराकोटा की कलाकृतियां, तांबे की वस्तुएं, पालकालीन शिलालेख। खुदाई के पास ही है एक छोटा सा संग्रहालय, म्यूजियम। यहां मिली वस्तुएं रखी हैं। यह म्यूजियम छोटा है, एक कमरे का, लेकिन इस एक कमरे में इतना इतिहास है जितना कई किताबों में नहीं मिलेगा। दोस्तों, अगर आप विक्रमशिला जाना चाहते हैं तो यह जानकारी नोट कर लीजिए। कैसे पहुंचे? निकटतम शहर भागलपुर, लगभग 38 किलोमीटर दूर। निकटतम रेलवे स्टेशन कहलगांव, मात्र 13 किलोमीटर। भागलपुर से स्थानीय टैक्सी या ऑटो से पहुंच सकते हैं। विक्रमशिला एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 12367/12368 दिल्ली से भागलपुर तक जाती है, सीधे इसी ऐतिहासिक स्थान के नाम पर। एंट्री फी भारतीयों के लिए मात्र 25 रुपए। टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक। सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च। प्रो टिप्स, भागलपुर से एक लोकल गाइड जरूर लें। बिना गाइड के यह सिर्फ ईंटें दिखेंगी। पानी और नाश्ता साथ ले जाइए। साइट पर कोई कैफे नहीं है, सुबह जल्दी जाइए। गोल्डन आवर में खंडहर और गंगा का नजारा अविस्मरणीय होता है। पास में विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभयारण्य भी है। गंगा में डॉल्फिन देखने का मौका। और हां, 2015 में प्रधानमंत्री ने यहां के विकास के लिए 500 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की थी। 2017 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी यहां आए और उन्होंने इसके पुनरुद्धार की बात कही। उम्मीद है कि जल्द ही यहां एक आधुनिक विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी खड़ा हो। दोस्तों, जब मैं इस टीले पर खड़ा होता हूं और नीचे गंगा बहती देखता हूं, तो मैं सोचता हूं उन छात्रों के बारे में जो तिब्बत से चलकर आए थे, पहाड़ पार किए थे, महीनों की यात्रा की थी, सिर्फ इसलिए कि विक्रमशिला में ज्ञान था। मैं सोचता हूं अतीश दीपंकर के बारे में, जो यहां से तिब्बत गए और एक पूरी सभ्यता को रोशन कर दिया। आज दुनिया में तिब्बती बौद्ध धर्म का जो रूप है, जो दलाई लामा की परंपरा है और जो लाखों लोगों की आस्था है, उसकी जड़ें हैं इस गंगा किनारे के टीले में, इन टूटी हुई ईंटों में, इस भूली हुई जगह में। बख्तियार खिलजी ने सोचा था इमारतें जलाकर ज्ञान को मिटा सकते हैं, लेकिन वो भूल गया ज्ञान कभी नहीं जलता। जो अतीश दीपंकर के साथ तिब्बत गया, वो आज भी जीवित है। जो इन भिक्षुओं के दिलों में था सुलवाइक, वो आज भी धड़कता है। विक्रमशिला मरा नहीं,